नमस्कार किसान भाई। मैं डॉक्टर राजकुमार गामी एडवांस डेयरी फार्मिंग के लेक्चर नंबर 1 में आपका स्वागत करता हूं और मेरी उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से डेफिनेटली बेनिफिट पाएंगे। जब आप इसको पूरा अच्छे से देखेंगे तो ये लेक्चर जो है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और ये एक लेक्चर की शुरुआत है। ये आपके और हमारे बीच में बातों का एक सहज आदान प्रदान की एक शुरुआत है। ये बहुत लंबी दूरी तक जाने वाला है। मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा और आपको डेयरी फार्मिंग की गहराइयों के बारे में जानकारियाँ देता रहूँगा। ये जानकारियाँ आपको डेफिनेटली बहुत सहयोग करेगी। तो एडवांस डेयरी फार्मिंग का जो लेक्चर 1 है ये थोड़ा बेसिक की तरफ है, ये छोटी छोटी बातों की तरफ है जो डेयरी फार्मिंग शुरू करने के पहले आदमी को तैयार करता है, व्यक्ति को उस चीज़ के लिए तैयार करता है। तो एडवांस डेयरी फार्मिंग में जो आप पशु परचेस करने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करने वाले हैं, तो उन चीज़ों में क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्या समझ आपके अंदर होना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप पशुओं में देख लीजिए, पशुओं में जो आप देखेंगे तो पशु गाय या भैंस अगर आप खरीद रहे हैं तो वो कौन सी नस्ल के हैं। आप भैंसों में देखोगे तो मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी, सुरती, मेहसाना, कई नस्ल जो भैंसों में उपलब्ध है। जिसमें मुर्रा तो आप देखेंगे पूरे इंडिया में हर जगह पाई जाती है और इजीली एडजस्ट भी हो जाती है, तो आप मुर्रा को प्राथमिकता दे सकते हैं। कुछ व्यक्ति जो है फेट के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि भैंस की फेट ज़्यादा आनी चाहिए, तो आप भदावरी नस्ल जो है, जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना और आगरा, इटावा वाले ट्रैक में मिलती है, तो अगर उस भैंस में आप देखेंगे तो उस भैंस में कुछ भैंसों के अंदर तो 13 से 14% तक फेट मिली है। तो फेट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नस्ल है। और मुर्रा ऐसी नस्ल है जो फेट और प्रोडक्शन दोनों को मेंटेन करके चलती है और ये डेयरी व्यवसाय में एक हाइक लेके चलती है, मतलब इसका एक एडवांटेज लेके चलती है। बाकी नस्ल से इसमें एक एज होता है कि इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और इसमें फेट परसेंट भी अच्छा होता है और ये इजीली एडजस्ट भी हो जाती है। तो आप मुर्रा नस्ल पे जा सकते हैं, आप जाफराबादी में जा सकते हैं। जाफराबादी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ईटर है, मतलब अगर इसको कुछ भी खाने को आप दोगे तो ये खा जाएगी, कुछ भी छोड़ेगी नहीं। मतलब कहने का ये है कि उसको जो रिक्वायर्ड है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा होती है और उसी अनुपात में वो दूध भी ज़्यादा देती है। तो जाफराबादी भी बहुत अच्छी नस्ल है, पर ये कभी कभी किसी किसी एरिया में ये एडजस्ट नहीं कर पाती है। मुर्रा के कंपैरिजन में इसका डिसएडवांटेज यही है। और हम क्या है कि जब देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग तरह की फीडिंग प्रैक्टिसेस है, तो जाफराबादी का जो पैटर्न है खिलाई पिलाई का, वो अधिकतर डेयरी फार्म जो गुजरात से बाहर है वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर ये ब्रीड एडजस्ट नहीं कर पाती। ब्रीड अच्छी है पर अगर इसका मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आता है तो आप इससे वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जो ले सकते हैं। फिर बात आती है, आपके पास में मेहसाना भी है, सुरती भी है, इन चीज़ों को भी, इन भैंसों को भी आप खरीद सकते हैं। गायों में आप बात करेंगे तो गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, देवनी है, बहुत सारी नस्ल की ब्रीड आती है जिसमें गिर और साहिवाल जो है वो इजीली एडजस्टेबल है और हर एरिया में अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है। तो आप इन नस्लों में जा सकते हैं। तो आप लोकल ब्रीड के साथ में इन ब्रीड्स को अगर आप रखेंगे, और गिर का तो आजकल चलन बहुत ज़्यादा है, तो आप गिर की तरफ जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। गिर आपको डेफिनेटली बाकी ब्रीड से एज देती है प्रोडक्शन में भी, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन में देती है। और आजकल A2 मिल्क तो बहुत ज़्यादा फेमस है जो इंडिजिनस ब्रीड को प्रमोट कर रहा है, प्रमोट करने का काम कर रहा है। तो आप यकीन मानिए अगर आप गिर और साहिवाल की तरफ जाएंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग की तरफ सही सोच रखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो नस्ल की बात जो है वो हो गई। अब नस्ल में भी आप जब पशु खरीदते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप फर्स्ट काविंग या सेकंड काविंग वाला एनिमल अगर आप लेंगे और वो अच्छा निकला तो आप उसको लंबे टाइम तक अपने डेयरी फार्म पर रख सकते हैं। आप फोर्थ और फिफ्थ काविंग वाले जो पशु लेते हैं तो उनमें क्या रहता है कि उनको आप महंगे खरीदते हैं और उनकी काविंग ज़्यादा होने की वजह से उनकी बाद में जब आप उनको सेल आउट करना चाहते हैं तो उनकी जो कीमत है वो घट चुकी होती है और वो आपको नुकसान दे सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेरिटी वाले काविंग वाले पशुओं को खरीदें, आप अच्छी नस्ल के पशु को खरीदें। और आप जब खरीदने जाएं तो आप उसके क्वार्टर को देखें, उसका जो अडर है वो प्रॉपर्ली डेवलप है कि नहीं, जो चारों क्वार्टर है, चारों जो थन है उनकी बनावट प्रॉपर है कि नहीं। तो अगर बनावट प्रॉपर है और पशु हेल्दी दिख रहा है, पशु का बॉडी वेट बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका बॉडी कंडीशन स्कोर BCS, जिसके बारे में हम बाद में एडवांस चीज़ों में चर्चा करेंगे, बॉडी कंडीशन स्कोर अगर अच्छा है पशु का तो आप डेफिनेटली उस पशु को परचेस कीजिए। अडर जो है अगर अच्छा है तो परचेस कीजिए। तीसरी बात आती है कि आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है तो आप उसके सर्विक्स को आप दिखवा सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि गिर वगैरह में इन पशुओं में सर्विसाइटिस बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सर्विसाइटिस से मैंने ये भी देखा है प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं है कि सर्विसाइटिस रिपीट ब्रीडिंग का एक बहुत बड़ा कारण है, सर्विसाइटिस होने के बावजूद भी कंसीव एनिमल कर जाता है। पर गिर में अगर सर्विसाइटिस वाला कोई एनिमल है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। सर्विसाइटिस कहीं ना कहीं आपके डेयरी बिजनेस के अंदर लॉस का एक कारण बन सकता है, क्योंकि ठहरता है पशु पर, बहुत मुश्किल से ठहरता है, बहुत आपको उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगी, कोशिशें करना पड़ेगी, पर कामयाबी मिलती है। तो आप
इन चीज़ों का ध्यान रखें कि पशु की नस्ल कौन सी ले रहे हैं, किस उम्र का पशु आप ले रहे हैं, और जिसके बाद में जब आप पशु को लेकर आ जाते हैं तो आप उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। आप 2 चीज़ों का तो बिल्कुल बाकायदा ध्यान रखें, एक है टीकाकरण वैक्सीनेशन, दूसरा है डीवॉर्मिंग। दोनों शेड्यूल की चीज़ें हैं कि जिनको टाइम इंटरवल पर आपको फ्रिक्वेंटली देते रहना चाहिए। डीवॉर्मिंग हर तीसरे महीने हो जानी चाहिए। वैक्सीन जो है वो कुछ वैक्सीन 6 महीने में लगती है, कुछ वैक्सीन जो है साल भर में लगती है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। वैक्सीन में आप देखेंगे तो FMD, BQ, HS इन बीमारियों की वैक्सीन आपको लगवा लेना चाहिए। इसके साथ में अगर आप डीवॉर्मिंग की बात करेंगे तो फेनबेंडाजोल जो होता है ड्रग, उससे आप आपके प्रेग्नेंट एनिमल की डीवॉर्मिंग करवा लीजिए। और अगर प्रेग्नेंट नहीं है पशु तो आप आइवरमेक्टिन या अल्बेंडाजोल का उपयोग कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। जैसे बहुत बार क्या होता है, हम पशु अच्छा देख के उसके जो टीट्स होते हैं बड़े लंबे लंबे देख कर कि हाँ ये दूध ज़्यादा देगी और हम ले आते हैं, तो कभी कभी लंबे टीट वाले पशु में मेस्टाइटिस होने का खतरा रहता है। तो आप सतर्क रहें कि पशु अच्छा दिख रहा है इसलिए नहीं खरीदना है, पशु को लाने के बाद में उसमें हमें ज़्यादा मशक्कत न करना पड़े, ज़्यादा समस्याओं को न झेलना पड़े, वो सावधानी भी जरूरी। तो पशु खरीदने के बाद में स्वास्थ्य का ध्यान रखने के बाद में तीसरी चीज़ आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जो भी पशु ला रहे हैं तो उसके लिए आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आप डेयरी व्यवसाय में शुरुआत कर रहे हैं तो 2-5 पशुओं से शुरुआत कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये 5-6 महीने जब आपको अनुभव हो जाए तो आप धीरे धीरे उसको एक्सपांड कीजिए, आपके डेयरी व्यवसाय को एक्सपांड कीजिए। तो आप देखेंगे कि जब आप पशु को लेकर आ रहे हैं तो 2-5 महीने में आप माहिर होने लगते हैं, आपकी जो काबिलियत है वो बढ़ने लगती है। और आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए पहले 5 पशुओं के हिसाब से कीजिए, 10 पशुओं के हिसाब से कीजिए, और स्कोप रखिए कि वो लैंड आप उसको आगे बढ़ा सकें, 10 से आप 20 कर सके, 50 कर सके। गलती से भी आप डायरेक्ट ये मत सोचिए कि मेरे पास काफ़ी पैसा है, मेरे पास तो बहुत सारी जगह है, तो मैं तो सीधे 50 या 100 पशु एक साथ में लेकर आ जाऊं। इससे आप नुकसान उठा लेंगे, क्योंकि अगर आपको अनुभव नहीं है तो ये व्यवसाय जो है आपके लिए अभी नहीं है। अनुभव की सीढ़ी चढ़ने के बाद ही ये व्यवसाय कारगर होता है, कामयाब होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सावधानियां रखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से करना होता है, पर एनिमल कितनी जगह की रिक्वायरमेंट आपको होती है, कितने स्क्वायर फीट की जगह की रिक्वायरमेंट होती है, ओपन एरिया क्या होता है, पेडॉक एरिया क्या होता है ना, स्टॉल एरिया क्या होता है, स्टॉल फीडिंग अगर करवा रहे हैं तो मेंजर की हाइट आपको कितनी रखनी है, जिसके बाद में एक पर्टिकुलर स्क्वायर फीट में कितने पशु रखना चाहिए, वेंटिलेशन किस टाइप का होना चाहिए, ताकि क्या है कि रोग जो है अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है तो पशु बीमार पड़ने लगते हैं। पशुओं को जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो राउंड द क्लॉक 24 कैसे की जाए मेंटेन, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कैसा बनवाना है, पशु का जो डिस्चार्ज जो आपके एक्सक्रीटा है, जिससे फिसेस है, यूरिन है, उसको कैसे ड्रेन आउट प्रॉपरली आपके शेड से आपको करवाना है। इन चीज़ों को ध्यान अगर रखना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बनवाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमारी एक पूरी लेक्चर रहेगी जो आपको काफ़ी मदद करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में फिर अगली बात आती है हमने पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण ऐसी चीज़ है कि सारे खर्चे एक तरफ और पशु के पोषण का खर्चा एक तरफ। कहा जाता है कि डेयरी इंडस्ट्री का 70% जो कॉस्ट होता है वो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है। आप भैंस 70-80 हज़ार की लेके आते हैं, छोड़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको उसी टाइम महंगी पड़ी थी, पर न्यूट्रिशन तो आपको डेली महंगा पड़ता है। डेली आपको फीडिंग करवानी है और डेली आउटपुट लेना है। तो अगर न्यूट्रिशन में आप अपनी स्किल दिखा गए कि न्यूट्रिशन में किस तरीके से आपको डाइट मैनेजमेंट करना है पशुओं का, और वो अगर चीज़ आपने कर दी तो आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो न्यूट्रिशन में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन में आपको ये ध्यान रखना है कि पशु को बैलेंस डाइट दी जाए और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाइट दी जाए। यहाँ शब्द आ रहा है रिक्वायरमेंट, क्योंकि पशु की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा बदलती है, क्योंकि कभी वो लैक्टेशन में होता है, दूध में होता है, कभी वो प्रेग्नेंट होता है, कभी रिसेंट काविंग हुई होती है, पार्चुरेशन के बाद में चीज़ें और ज़रूरतें बदल जाती है। तो उस ज़रूरत के हिसाब से, उस बदलाव के हिसाब से आहार में क्या बदलाव करना है, क्योंकि इसमें एक फिक्स रूटीन नहीं है कि हरा चारा, भूसा, खली, अनाज वगैरह सब देते रहो और हर पशु को यही डाइट रोज़ देना है। डाइट आपको बदलना है और किन चीज़ों को बढ़ाना है, किन चीज़ों को घटाना है। तो वो न्यूट्रिशन का एक लेक्चर हमारी सीरीज़ में रहेगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि फीडिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है ताकि कॉस्ट कम की जा सके और प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकते, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो न्यूट्रिशन बहुत अहमियत रखने वाली चीज़ें हैं, जिसको इतनी आसानी से समझाना अभी यहाँ पर मुश्किल है। उसके लिए सेपरेट लेक्चर्स लगेंगे, कम से कम 5-6 लेक्चर लेने के बाद में ही वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो न्यूट्रिशन जो है बहुत अहम पहलू रखता है और इसका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान जो फीडिंग है उसका पैटर्न क्या रखना है ताकि फीटस जो है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो और काफ अच्छे से डेवलप हो। और क्योंकि काफ क्या है कि डेयरी इंडस्ट्री के अंदर अगली एक प्रोजीनी है, वो आगे बढ़ाने वाली प्रोजीनी है। डेयरी इंडस्ट्री आपके व्यवसाय को आगे ले जाने वाले एक स्टेप है। तो अगर अच्छी काविंग नहीं हुई, अच्छा काफ नहीं मिला, तो आप वहाँ पर भी लॉस में चले जाते हैं। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी डेयरी व्यवसाय की बात आती है तो हम ये बात लेके चलते हैं कि 12 से 13 महीने के अंदर पशु एक बछड़ा दे देना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप लॉस में चले जाएंगे। तो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर डेयरी का जो व्यवसाय है वो दूध से जुड़ा है
और दूध जो है वो एक संतुलित पोषक आहार है। और दूध जिन चीज़ों से बना है उसमें हर चीज़ होती है आयरन को छोड़ के। आप देखेंगे इसके अंदर प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होता है, फैट पर्याप्त मात्रा में होती है और मिनरल्स भी अच्छे खासे होते हैं आयरन को छोड़कर। तो इन चीज़ों की जब इसमें अवेलेबिलिटी होती है तो ये चीज़ें जब बॉडी में बनना होती है तो इसको हमको न्यूट्रिशन से इसको बैलेंस करना होता है। जितना हम प्रॉपर तरीके से फीड करेंगे पशु को उतना ही वो अच्छा दूध देगा। तो मैं फीडिंग पर भी एक लेक्चर लूँगा जो आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कम से कम 3-4 लेक्चर फीडिंग पर लेना पड़ेंगे। तो आप फिर ये देखिए कि आप इसके अंदर क्या क्या मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है ना। चाफ कटर की ज़रूरत पड़ती है टोटल मिक्स्ड राशन बनाने के लिए। तो चाफ कटर की क्यों ज़रूरत है, आखिर फोडर हम ऐसे क्यों नहीं दे सकते, मिक्स करके देने से क्या फ़ायदा होता है, उस पर भी हम सारी बातें करेंगे। तो यकीनन मेरे जो ये एडवांस डेयरी फार्मिंग कोर्स है ये आपको डेली एक एज देगा। आपकी डेयरी फार्मिंग की अभी तक की जो रूटीन प्रैक्टिसेस थी उसमें कहीं ना कहीं आपको सहूलियत देगा, आपको प्रॉफिट, आपका जो लाभ है वो बढ़ाने में मदद करेगा। तो आप मेरे इस चैनल से बने रहिएगा, ये आपको यकीनन बहुत लाभ देने वाला है। धन्यवाद।